हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर जो पार्टनरशिप पूरा चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा जो पार्टनरशिप का पूरा यूनिट है ये पूरा 36 मार्क्स का आपका बनता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी यूनिट के अंदर आपको आएगा। तो जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे पूरे पार्टनरशिप का, और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि यही सारे कंसेप्ट्स आपको फर्दर जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन समझना है, और क्योंकि क्वेश्चन भी मतलब जो कंसेप्ट समझना है आपको फर्दर चैप्टर्स में वो तो है ही, इसके अलावा इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं। एक एक लाइन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही ध्यान से सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझते चलना है। और इसी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप, तो जो टर्म है पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच, जो लोग एक साथ आए हैं किसी भी बिजनेस या काम को करने के मोटिव से। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, इसको ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर सोनू। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर सोनू, एस नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरे पर्सन है मिस्टर मोनू। ठीक है, एम, और एक तीसरे पर्सन है मिस्टर छोटू। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन लोग हैं, CH। ठीक है, तो मिस्टर सोनू, मिस्टर मोनू और मिस्टर छोटू, ये तीन लोग हैं। अब हुआ क्या कि ये तीनों सपोज़ फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो हुआ क्या कि ये लोग आए साथ में, ये लोग बैठकर बात कर रहे थे कि देखो सोच रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कुछ अच्छा पैसा कमा सकें। लेकिन सोनू ने कहा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा बड़ा काम स्टार्ट कर सकूँ। इसी तरह मिस्टर मोनू ने कहा कि हाँ इतना तो नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट हम उसमें लगा सकते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग कुछ हमारे पास जितनी भी सेविंग्स हैं हम वो लगाएंगे, तो हमारे पास इतना पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम एक कोई काम स्टार्ट कर सकें। तो इन तीनों ने सोचा कि हम लोग एक साथ मिल कर के अपना मनी भी जो है शेयर करेंगे, पैसे भी उसमें लगाएंगे, और साथ में स्किल्स भी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इन तीनों ने कहा अच्छा ठीक है, अब तो साथ मिल के काम करेंगे तो हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, और जहाँ से हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तीनों ने डिसाइड किया और तीनों ने काम स्टार्ट किया। पैसे लगाए तीनों ने, जिसके पास जितनी सेविंग थी वो लेकर आया तीनों ने और स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, अब देखो, तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में अब फ्रेंडशिप का रिलेशन नहीं है, अब वो पार्टनर्स का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप को अब पार्टनरशिप हम कहेंगे, क्योंकि इन तीनों ने, ये लोग सब जब साथ आकर काम कर रहे हैं तो ये लोग क्या करें, इनका मोटिव क्या है कि हम साथ मिलकर कोई काम करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो शेयर करेंगे। इसी सोच के साथ तो इन लोगों ने अपना पैसा सब मिलाया, लगाया और काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में क्या, कौन सा रिलेशन बन गया? पार्टनरशिप का रिलेशन बन गया है। और यहाँ पर जब हम केवल मिस्टर सोनू या मिस्टर मोनू या मिस्टर छोटू की बात करते हैं, तो इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स। पार्टनर सोनू, पार्टनर मोनू, पार्टनर छोटू। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली इन्हें हम पार्टनर कहेंगे, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम इंडिविजुअल एक एक पर्सन की बात करेंगे तो वो पार्टनर कहलाएगा, इनके बीच का रिलेशनशिप पार्टनरशिप कहलाएगा, और जब ये तीनों मिलकर एक पर्टिकुलर काम को करेंगे तो उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। अब इसके थोड़ा सा हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, अभी तक हमने जो भी समझा वो डेफिनेशन दी कहाँ गई है?
वो डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप 1932 के अंदर इस डेफिनेशन को दिया गया है अंडर सेक्शन 4। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट या किस सेक्शन के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। डेफिनेशन है क्या? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्री हो गए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि एक ऐसा बिजनेस ये सारे करना चाह रहे हैं, करने के लिए अग्री हो गए हैं, जो बिज़नेस या तो ये सारे मिलकर करेंगे या तो कोई एक सबके बिहाफ में वो बिज़नेस कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है, आपको एक्ट और सेक्शन भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि पार्टनर किसे कहेंगे, तो इंडिविजुअल पर्सन जो हैं, जो बिज़नेस को कैरी आउट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन की जब हम बात करेंगे तो वो पार्टनर कहलाएगा। ओके, नाउ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप को हम कैसे समझें? तो दो तरीके से हम इसके नेचर को डिफ़ाइन करते हैं। हम पार्टनरशिप को दो तरीके से समझते हैं। एक तो है लीगल व्यू पॉइंट, ठीक है। लीगल व्यू पॉइंट का मतलब है कि जब हम लीगली इसको हैंडल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सेकेंड इज़ अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, यानी कि जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, जब हम अकाउंटिंग सारा उसका प्रोसेस करेंगे तो तब हमें किस तरीके से इसको लेकर चलना है। सबसे पहले जब हम इसके लीगल व्यू पॉइंट की बात करते हैं ना, तो पार्टनरशिप इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, नॉट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। जब हम लीगल व्यू पॉइंट की बात करेंगे तो पार्टनरशिप उस अपने पार्टनर से बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, सब एक हैं। कैसे? सपोज़ मिस्टर सोनू, मिस्टर मोनू और मिस्टर छोटू ने मिलकर के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि मिस्टर सोनू किसी दिन छुट्टी पर थे और मिस्टर मोनू और मिस्टर छोटू काम कर रहे थे। हुआ क्या कि दोनों ने मिलकर सपोज़ कुछ गड़बड़ कर दी है ना। तो अब अगर कोई लीगल नोटिस पहुंचेगा तो तीनों के पास बराबर से पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मिस्टर सोनू कहेंगे हम तो छुट्टी में थे, हमें तो मतलब ही नहीं, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप पार्टनरशिप फॉर्म जो है, यानी कि आप तीनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी जो भी काम आप अपने बिज़नेस के अंदर कर रहे हैं वो उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यानी कि एक पार्टनर पूरे फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा फर्म उस पार्टनर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं हमें तो मतलब नहीं, है ना। सपोज़ मिस्टर छोटू ने लोन ले लिया पार्टनरशिप फर्म के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए या कुछ आगे ग्रो करने के लिए मिस्टर छोटू ने कहीं से बैंक से लोन ले लिया। तो अब जब लोन भरने की बारी आएगी तो ये दोनों मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई जो है लोन तो छोटू ने लिया था, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोन नहीं देंगे। नहीं, यहाँ पर तीनों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और वो लोन भरने की जिम्मेदारी तीनों की होगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लीगल व्यू पॉइंट, ठीक है। जब बात कानूनी दायरे की आती है तो यहाँ पर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से डिफरेंट नहीं है, सेपरेट नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई जब हम लीगल व्यू पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की बात करते हैं, जब हमें अकाउंटिंग करना है, तब हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स वगैरह तैयार करेंगे वो अलग है, और साथ में हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो वो अलग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग है वो तीनों पार्टनर की अलग अलग करेंगे।
और एज अ पार्टनरशिप फर्म हम अलग जो है उसके लिए अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये आपको समझ लीजिए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग माने जाते हैं। दे आर separate. Partnership is a separate entity from its partner when we will talk about accounting viewpoint. ठीक है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट में यहाँ पर फिर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लीगल व्यू पॉइंट में नहीं है। कोई भी चीज़ अगर किसी तरीके की लीगली नोटिस आनी है तो वो तीनों के नाम से आएगी, तीनों उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो ये बात है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। दो तरीके से नेचर हो गया, एक तो लीगल व्यू पॉइंट, दूसरा अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस एक्ट के अंदर इस डेफिनेशन को दिया गया है। इसके साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि पार्टनर किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। ठीक है, पार्टनर्स इंडिविजुअल पर्सन पार्टनर है और जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब हम समझेंगे कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं फीचर है, इसी को हम कह सकते हैं, अगर कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप भी कोई पूछेगा तो यही आपको लिखने हैं, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम। तो पहला जो फीचर है, दिस इज़ 2 और मोर पर्सन, यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला पर्सन गया, उसने बोला हम तो पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे। नहीं, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता, उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे और वो मिलकर जब एक साथ काम करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, तभी हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। ये सबसे पहला फीचर है। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 person to form a partnership and all such person must be competent to contract। यहाँ पर एक वर्ड है competent। अब हम competent का मतलब क्या है ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है 2 person, एटलीस्ट 2 person होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो सपोज 2 या 3, यहाँ पर तो हमने 3 लोग आए थे हमारे पास, मिस्टर सोनू, मिस्टर मोनू और मिस्टर छोटू। अब ये तीनों मिलकर इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, लेकिन इन तीनों का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर से आपको एक यहाँ पर एक्ट का नाम दिया गया है और इस एक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पूछ सकता है कि कॉम्पिटेंसी, पार्टनर की कॉम्पिटेंसी किस एक्ट के अंदर दी गई है, तो इट इज़ गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और क्या कहा गया है, कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है? एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर इंसान कॉम्पिटेंट है एक्सेप्ट दीज 2, इनके अलावा बाकी सारे को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे। किनको नहीं मानेंगे? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, ये ध्यान रखना है। अनसाउंड माइंड है यानी कि जो दिमागी रूप से सक्षम नहीं है किसी काम को कर पाने के लिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड यानी दिमागी रूप से सक्षम नहीं है। सेकेंड इज पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है, यानी कि किसी कानून के तहत अगर उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, उसे गलत माना गया। अब कानून के तहत डिसक्वालीफाई करने का मतलब है कि कह सकते हैं, हो सकता है वो पर्सन ने किसी तरीके का जो है कुछ टाइम पहले किसी तरीके का कुछ घपला किया है और कानूनी तौर पर उसे जो है किसी तरह की सज़ा हो चुकी है, वो पर्सन जेल जा चुका है या कोई लीगली एक्शन उसके ख़िलाफ़ लिया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो पर्सन पार्टनर नहीं हो सकता। कोई लीगल बिजनेस करने के लिए फिर वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के पर्सन हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। दीज 2 आर इनकम्पिटेंट फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, तो जब हम ये दोनों आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इनकम्पिटेंसी भी कई बार पूछी जाती है कि इनकम्पिटेंट कौन है, तो एक तो ये हो गया कि अनसाउंड माइंड, दूसरा डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। ओके, और अगर पूछ ली जाए दूसरे शब्दों में, कई बार क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है कि भाई
कंपिटेंट किसे कहेंगे, तो हर वो पर्सन, सारे पर्सन कंपिटेंट हैं एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको हम कंपिटेंट मानेंगे। तो आपको यहाँ पर ये दोनों सिचुएशंस बतानी होंगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसी पॉइंट के अंदर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा भाई एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, है कि नहीं भाई? मिनिमम तो हमने कह दिया 2, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। द कंपनीज एक्ट 2013, फिर एक चीज़ आपको एक्ट यहाँ पर एक आ गया है जो आपको ध्यान में रखना है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अंदर ये जो एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो मैक्सिमम 100 पार्टनर्स तक जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 पार्टनर तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ठीक है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 पार्टनर। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बोला गया है, ये तो इस एक्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ठीक है आप क्या कर सकते हैं, 100 जो है मैक्सिमम 100 पार्टनर रख सकते हैं। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू बी 50 बाय रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन, एक तो आपको यहाँ पर एक्ट बताया गया है कि किस एक्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, तो वो है कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने नंबर तक का एम्पावरमेंट मिला है कि वो कितना नंबर तक प्रिस्क्राइब कर सकती है, मैक्सिमम 100 तक कर सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया है, यानी कि आपको अगर पूछेगा कि मैक्सिमम है कितने पार्टनरशिप के लिए, तो आपको बताना है 50। ये ही ध्यान रखना है कि 50 पार्टनर तक ही मैक्सिमम रखे जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता चल गई। जब हम मिनिमम नंबर की बात करेंगे तो ये है 2, बट जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो है 50, ठीक है। यहाँ से समझ लो मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कभी भी ये 100 और 50 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 50 सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रिस्क्राइब किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 ही प्रिस्क्राइब किया है, बट इस रूल के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक कर सकती है। तो कभी भी ये 100 और ये 50 में कंफ्यूजन नहीं रखनी है, मैक्सिमम नंबर 50 ही है अगर जब भी, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी में ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट बन जाता है, समझ के चलिएगा। ये बहुत फर्स्ट फीचर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप का। अभी इतनी चीज़ें जो हमने पढ़ी है इसमें ही कई क्वेश्चंस आपके निकल के आ सकते हैं। साथ में एक हमारा पॉइंट बन जाता है माइनर एज अ पार्टनर। यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज़ अ माइनर नाउ, ठीक है। हम कह सकते हैं माइनर एज अ पार्टनर, यानी कि माइनर को हम पार्टनर मानेंगे या नहीं मानेंगे। सबसे पहले ये तो समझें माइनर क्या है। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से लेस है, ठीक है, 18 ईयर्स से कम है, वो माइनर कहलाएगा। हु इज़ माइनर पता चल गया सॉरी। इसके बाद कि अब माइनर को हम पार्टनर मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिल्कुल मान सकते हैं। माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट में पार्टनर हो सकता है, बट नॉट इन द लॉसेस, ठीक है। माइनर पार्टनर हो तो सकता है लेकिन केवल प्रॉफिट शेयर करने के लिए होगा, लॉसेस शेयर करने के लिए नहीं होगा। जब भी अब उसको पार्टनर तो बना दिया गया, उस प्रॉफिट जो भी उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया था उसे प्रॉफिट भी शेयर किया जाने लग गया। अब हुआ क्या कि वो माइनर भाई एक दिन बड़ा होके मेजर भी तो होगा, यानी कि वो 18 ईयर्स की जो एज है वो क्रॉस तो करेगा कभी ना कभी। तो सपोज़ अब वो मेजर हो गया, यानी उसने 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लिया है। अब वो उसके ऊपर कह सकते हैं उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो पार्टनर रह सकता है और चाहे तो उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकता है कि अब हम इन फ्यूचर में हमें पार्टनर बनना ही नहीं है।
तो ऑन बिकमिंग मेजर ही और शी कैन एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द पार्टनरशिप को वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है विद इन 6 मंथ। ये एक अलग से फिर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे बताना होगा कि वो पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर 6 महीने के अंदर इस माइनर ने, जो अब मेजर हो चुका है, इसने अगर अभी नहीं बताया कि भाई हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो वो माना जाएगा कि तुम पार्टनर हो। ठीक है, अगर उस माइनर ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसे डिसकंटिन्यू करना है, तो मान लिया जाएगा कि आपको पार्टनर रहना है वहाँ पर उस पार्टनरशिप फर्म में। अब जब वो कह सकते हैं कि अब जब मान लिया गया है कि उसे पार्टनर रहना है, तो फिर सारे एक्शंस के लिए भी वो लायबल हो जाता है। यानी उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे अकाउंटिंग हो रही है या जिस तरीके का भी काम वहाँ पर हो रहा है, उस हर काम के लिए फिर वो लायबल भी हो जाएगा। इफ़ ही और शी डज़ नॉट सो डिसाइड, ही और शी बिकम्स द पार्टनर। ठीक है, अगर उसने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया 6 महीने के अंदर, तो उससे फिर हम पार्टनर मान लेंगे। एंड लायबल फॉर ऑल द एक्शंस, और सारे एक्शन के लिए फिर वो जिम्मेदार हो जाएगा, जैसे बाकी के पार्टनर्स थे, है कि नहीं। बाकी के पार्टनर जिस तरह से एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार थे, उसी तरीके से अब ये पार्टनर भी ज़िम्मेदार हो जाएगा। तो यानी देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि ये सारे जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए भी लायबल हैं। ठीक है, जो काम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए भी ज़िम्मेदार हैं और साथ में एक दूसरे के काम के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कि मिस्टर छोटू ने लोन ले लिया और उसे फिर वो पूरा नहीं कर पाया, तो बैंक नोटिस भेजेगी, सबके लिए भेजेगी। यहाँ पर सब जिम्मेदार हैं उस लोन को भरने के लिए, केवल मिस्टर छोटू नहीं है। इसी तरीके से कोई माइनर भी अगर मेजर हो गया तो फिर वहाँ पर वो भी पहुँच जाएगा, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस लोन को पूरा करें। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, कभी 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, और यू कैन से कि एक लॉन्ग भी बन सकता है। तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी तरीके के। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझना है। नेक्स्ट जो है वो अग्रीमेंट। नेक्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज़ अग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनर हैं इनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि मिस्टर सोनू और मिस्टर मोनू ने कहा चलो हम बिज़नेस शुरू करते हैं, लेकिन भाई हमारे पास जो पैसा है वो तो मिलाकर इतना हो नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, मिस्टर छोटू को भाई पकड़ के ले आते हैं ज़बरदस्ती कि चलना पड़ेगा। ठीक है, चलना पड़ेगा हमारे साथ, और तुम्हें भाई बिज़नेस करना है, मेरे पास तो पैसे नहीं, तुम्हारे पास है, तुम अपने पैसे लगाओ और हमें बिज़नेस करने में मदद करो। ज़बरदस्ती करके नहीं। मिस्टर छोटू जब तक खुद से अपने से ही वो अग्री नहीं होगा, ठीक है, खुद से अग्री नहीं होगा कि ठीक है हमें भी काम करना है इसको और हम सब मिलकर काम करेंगे और हम अपना इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्किल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ये इन जो अग्रीमेंट है वो तीनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी जितने भी पार्टनर हैं सब अग्री होने चाहिए उस पार्टनरशिप के लिए। ये अग्रीमेंट यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक दूसरा फीचर हो जाता है पार्टनरशिप का। अब ये अग्रीमेंट जो है किसी चीज़ पर रजामंदी ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, बोथ। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि हो सकता है ऐसा कि तीनों दोस्त ने मिलकर सोच तो लिया कि हाँ ठीक है पार्टनरशिप हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म चलाएंगे और अपना बिज़नेस करेंगे, लेकिन बाद में कोई मिस्टर सोनू ने कह दिया कि नहीं नहीं हमें तो मतलब ये आगे कैरी आउट नहीं करना है क्योंकि जिस हिसाब जितना शेयर हमें मिलना चाहिए था उतना शेयर हमें नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बाद में कोई भी किसी भी इंसान की कोई गारंटी तो ली नहीं जा सकती कि वो फ्यूचर में बदलेगा नहीं। ऐसे केस में कहा ये जाता है, बेटर ये माना जाता है कि रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें लिखित तौर पर होंगी, उस पर सबके साइन होंगे, तो कोई बाद में मुकर नहीं सकता अपनी बात से। तो रिटन अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, हो सकता है ओरल भी, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब अग्रीमेंट रिटन हो गया
जब हमने लिखी सारी शर्तें कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसी को कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिलना है, सैलरी मिलनी है एक्स्ट्रा, या फिर कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलना है, तो इस तरह का जो भी इनके कह सकते हैं शर्तें होंगी, वो सारी शर्तें एक जगह पर लिखी गई, उस पर तीनों पार्टनर ने साइन किया। अब ये जो रिटन अग्रीमेंट हो गया है, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रिटन अग्रीमेंट, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, ये यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। सो रिटन अग्रीमेंट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरा कंसेप्ट है हमारे पास, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको समझना है कि होता क्या है पार्टनरशिप डीड। इट इज़ द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो रिटन अग्रीमेंट हुआ है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये हमारा हो गया सेकंड फीचर। अब बात करते हैं थर्ड फीचर। थर्ड फीचर ये है कि ये जो पार्टनर्स हैं, ये जब साथ आएंगे तो इनका मोटिव होना चाहिए किसी बिज़नेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करने आ गए तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हम पार्टनरशिप उसको तभी कहेंगे जब इनके बीच में एक लीगल बिजनेस करने का एक अग्रीमेंट होगा, यानी कि ये आए हैं विद द मोटिव टू परफॉर्म एनी बिजनेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि बिज़नेस तो करना है, लेकिन साथ में जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो सारे ही पार्टनर्स एक साथ शेयर करेंगे। ठीक है, विद द मोटिव टू शेयर द प्रॉफिट ऑल्सो। प्रॉफिट का अलग अलग कह सकते हैं रेशो भी हो सकता है, इक्वली भी हो सकता है, वो उनके बीच की कह सकते हैं समझ है कि उन्हें किस तरीके से प्रॉफिट शेयर करना है, बट मोटिव होना चाहिए कि हमें बिज़नेस करना है और साथ में प्रॉफिट भी शेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 फीचर। 5वां फीचर जो है पार्टनरशिप का, दिस इज़ बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो बिज़नेस, जो भी काम ये लोग मिल कर के कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ ये 3 लोग हैं, मिस्टर सोनू, मोनू और छोटू। ठीक है, हो सकता है ये तीनों मिलकर काम करें। किसी ने कहा कि भाई हम इसका ऑफिस वर्क संभाल लेंगे, किसी ने कहा हम फील्ड वर्क संभाल लेंगे, किसी ने कहा कि हम जितना भी लोगों से मार्केटिंग का पूरा एरिया है या ये सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। लोगों से मिलकर कुछ बात करना है, डील्स वगैरह फाइनल करनी है। तो इस तरह से लोगों ने अपना काम बांट लिया और सबने अपना अपना काम करना शुरू किया। यानी कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सब करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिस्टर सोनू और मिस्टर छोटू ने ज़्यादा पैसा लगाया, इनने कहा भाई हम पैसे लगा सकते हैं, काम तो हम नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे, सारा हम भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टर मोनू ने कहा ठीक है, काम जो है बिज़नेस का वो हम सारा देख लेंगे, आप तुम लोग बस पैसे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इनमें से कोई एक है जो इन सब के बिहाफ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं कि सब मिलकर काम करें या कोई एक पर्सन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर काम करे। तो इनमें से दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर सेकंड सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि नहीं वो तो पार्टनरशिप है ही नहीं, भाई काम तो केवल मोनू कर रहा है, सोनू और छोटू तो कर ही नहीं रहे। नहीं, सेकंड सिचुएशन को भी हम पार्टनरशिप कहेंगे बिकॉज दे ऑल हैव अग्रीड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए ये तीनों ही अग्री हुए हैं कि हाँ हमें ऐसे ही काम करना है। तो ये 5 फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। यहाँ पर अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ पार्टनर, व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये चीज़ें हम लोगों ने आज कवर कर ली हैं। और इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि भाई पार्टनर तो पता चल गया, लेकिन इनका काम क्या क्या होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर, फर्स्ट इज़
एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हर पार्टनर का होता है। बिज़नेस में क्या काम किस तरीके से करना है, जो भी डिसीजन मेकिंग चीज़ें होती हैं वहाँ पर मैनेजमेंट लेवल का जो भी वर्क होता है वो हर एक पार्टनर उसके लिए कह सकते हैं उसके पास राइट होता है कि वो कर सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट राइट। सेकेंड इज़ एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिज़नेस मैटर, यानी कि हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि बिज़नेस मैटर्स को लेकर उससे कंसल्ट किया जाए, ठीक है, उससे पूछकर सलाह लेकर और फिर ही बिज़नेस में कोई डिसीजन लिया जाए। कोई भी किसी भी तरीके का काम करना है उसके लिए तो उससे कंसल्टेशन हो। ये नहीं है कि बाकी पार्टनर्स ने तो अपने हिसाब से सोच कर और सलाह करके काम कर लिया लेकिन इससे पूछा भी नहीं गया, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सारे पार्टनर को एक दूसरे से कंसल्टेशन करके ही काम करना चाहिए, हर एक पार्टनर का राइट है। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट वगैरह जितना भी सब अकाउंट से रिलेटेड बुक्स हैं, इन सबको इंस्पेक्ट करने का, कभी भी जाकर उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार हर पार्टनर के पास होता है, ठीक है, कि क्या काम किस तरीके से होता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, मिस्टर सोनू और मिस्टर छोटू काम नहीं करेंगे, मिस्टर मोनू ही सारा काम करेंगे। दैट मीन्स मिस्टर सोनू इज़ द पर्सन हु विल एक्ट फॉर ऑल, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर सोनू और मिस्टर छोटू को बिल्कुल भी उन्हें कुछ अकाउंट से मतलब नहीं है। ये दोनों भी कभी भी आकर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड राइट। फोर्थ है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन द अग्रीड रेशो, यानी कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है बिज़नेस के अंदर उसका शेयर उसे दिया जाए इन द अग्रीड रेशो, यानी कि डीड के अंदर जो भी रेशो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो उसको दिया जाए। ये हर पार्टनर का अधिकार होता है ना। ऐसा नहीं कि पहले तो बोल दिया कि हाँ ठीक है बाकी लोगों के साथ तो फेयर काम हो रहा है, बाकी सपोज़ 2 पार्टनर को तो अग्रीड रेशो पर दिया जा रहा है, तीसरे को नहीं दिया जा रहा है, सो ही हैज़ दैट राइट टू हैव दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट इज़ इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस्ड लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उधार दिया, यानी कि पैसे एज अ कैपिटल उसने नहीं लगाया, उसने क्या किया कि हम ये पैसे इसमें लगा रहे हैं, उधार के तौर पर दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं और इसका हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो ही हैज़ दैट राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, ठीक है। उसके पास अधिकार है कि उस लोन पर उसे इंटरेस्ट दिया जाए और डीड में हो सकता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें लिखा हो कि अच्छा कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं अगर ऐसा लिखा गया है तो 6% तो दिया ही जाएगा, ठीक है। तो ये हर पार्टनर का राइट है कि अगर उसने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट भी उस लोन पर वापस मिलेगा। नेक्स्ट, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन लेने का अधिकार है पार्टनर के पास, ठीक है, कि वो पार्टनर के बिज़नेस के इंटरेस्ट में, बिज़नेस की भलाई के लिए, उसको ग्रो करने के लिए जो है कोई भी पार्टनर डिसीजन ले सकता है। ओके, देन अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी ये भी राइट है हर एक पार्टनर का कि वो चाहे तो किसी नए पार्टनर के एडमिशन को अलाउ ना करें, ठीक है। सपोज़ यहाँ 3 पार्टनर थे हमारे पास, मिस्टर सोनू, मिस्टर मोनू और मिस्टर छोटू, ठीक है। अब इसके बाद सपोज़ कोई चौथा पर्सन आ रहा है, मिस्टर मोनू लेकर आ गए कि भाई ये भी मेरा फ्रेंड है और ये भी बिज़नेस में जो है एज अ पार्टनर काम करेगा, तो चाहें तो ये मिस्टर छोटू और मिस्टर सोनू मना कर सकते हैं, नहीं हमें यहाँ कोई चौथा मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट, the last right is after giving notice a partner has the right to retire from the firm, यानी कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि जब भी वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है, रिटायर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नोटिस देनी पड़ेगी। प्रायर नोटिस देने के बाद वो कभी भी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सो दीज आर द फ्यू राइट्स ऑफ अ पार्टनर, ये राइट्स हैं और ये सारे राइट्स ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो।
आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड समझेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, और साथ ही प्लीज़ डू कमेंट बिलो सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज देयर। ठीक है, वहाँ पर आपकी क्वेरीज जो भी होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। एंड इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।